Dear students, a very good morning to all. Welcome you all to BA Part 2nd English Literature class. Today we are going to discuss the third part of P.V. Shelley's poem Ode to the Skylark. I told you that P.V. Shelley is a romantic writer. He is known for his imaginative aspect, optimistic perception, and revolutionary spirit. Ode to the Skylark, as the name indicates, this poem is dedicated or addressed to a skylark, a bird whose identity is not known, who cannot be compared with anything, who is unique, who sings very beautiful songs, but it is not seen because it flies onto a great height in the sky. It can be perceived only with the melody of the song that we can hear. We can only assume that this is the skylark bird which is singing a melodious song. यदि हम बात करें पीवी शैली की, तो पीवी शैली एक रोमांटिक पोइट हैं. ये ज़्यादातर अपने विद्रोही स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, आशावादिता के लिए जाने जाते हैं और कल्पना शक्ति का जो प्रयोग इन्होंने अपनी पोइट्री में किया है उसके लिए जाने जाते हैं. ओड टू द स्काईलार्क, जैसा कि नाम से पता चलता है, ये पोएम एक स्काईलार्क को एड्रेस करके लिखी गई है, उसको संबोधित करते हुए लिखी गई है. स्काईलार्क एक ऐसा पक्षी होता है जो कि बहुत ऊंचाई पर आकाश में उड़ता है और बहुत मधुर संगीत गाता है. यहाँ इस पोएम में स्काईलार्क को पोइट बहुत सारे चीज़ों से कंपेयर करता है. कभी उसे एक पोइट से उसकी कल्पना करता है, कभी आकाश में जब चांद होता है जिसकी चांदनी हमें इवनिंग के समय में तो महसूस होती है, दिन में महसूस नहीं होती तो है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते कि यहाँ मून भी है, क्योंकि सनलाइट में वो कहीं छुप सा जाता है, एक तरह से कहते हैं. तो बहुत सारी चीज़ों से समय समय पर पोइट ने स्काईलार्क की तुलना की है. और यदि हम पार्ट थर्ड की बात करें तो राइटर क्या कहता है? लाइक ए हाई बोन मेडन इन अ पैलेस टावर, soothing her love-laden soul in secret hour, with music sweet as love which overflows her bower. अब यहाँ पे पोइट स्काईलार्क पक्षी की तुलना एक उच्च कुल में उत्पन्न हुई गर्ल से करता है. लाइक ए हाईबोन मेडन, मेडन मीन्स अ गर्ल हु इज अनमैरिड. हाईबोन, शी इज बोर्न इन अ नोबल फैमिली, उच्च कुल में उत्पन्न हुई है जो. लाइक ए हाईबोन मेडन in a palace tower. In a palace tower, she's in her palace tower, which is situated at a secluded place in the palace. Like a highborn maiden in a palace tower, soothing her love-laden soul in secret hour. Love-laden soul, love-sick heart, प्रेम की व्यथा से भरा हुआ हृदय. Soothing, in order to soothe, in order to quiet, or we can say समझाना एक तरह से, है ना. soothe her love laden soul in the secret hour, in the secret hour, at the hours which are in which she is not preoccupied with the world's affair. ऐसा समय जब वो एकांत में है. Soul in secret hour, with music sweet as love which overflows her tower. Music sweet as love, the song of the beautiful lovesick lady, which is as sweet and charming as her own love, overflows flooded with bower her private room. अब यहाँ कवि कहता है, the skylark is here compared to a young damsel or young girl of high birth. यहाँ पर कवि ने स्काईलार्क की तुलना एक ऊंचे घराने की सुंदर सी स्त्री से की है. This girl is supposed to be residing in a palace tower where she sings songs of love. ये जो लड़की है वो अपने महल के ऊपर के टावर में, चौबारे में रहती है और अपने दिल को समझाने के लिए, बहलाने के लिए वो प्यार का संगीत गा रही है. She is singing these songs to get some relief by giving an outlet to the intensity of her passion of love. वो अपने मन को तसल्ली देने के लिए
ये प्यार से भरा हुआ मधुर गीत गा रही है। द गर्ल हर सेल्फ इज नॉट विजिबल बिकॉज शी इज इन द टावर। उस महिला को हम देख नहीं सकते हैं, उस लड़की को हम देख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने महल के ऊपर के कमरे में है, अकेली है। बट द सॉन्ग ऑफ द गर्ल ओवरफ्लोज हर अपार्टमेंट एंड इज हर्ड आउटसाइड। लेकिन उसका मधुर संगीत उस टावर के बाहर भी सुनाई दे रहा है और जिससे उसके स्थान का अनुमान लगाया जा सकता है। सो ऑल्सो द बर्ड सिंग्स स्पॉन्टेनियसली आउट ऑफ जॉब एंड द मेडन सिंग्स स्पॉन्टेनियसली आउट ऑफ लव। The melody of both is sweet and charming. The bird song fills the whole atmosphere, and the song of the maiden fills her lonely chamber. Skylark उस प्रेमी स्त्री की तरह है जो कि अपने महल में एक कमरे में बंद है और वो गीत गा रही है और उसका गीत चारों तरफ सुनाई दे रहा है उसके महल के आसपास। उसी तरह से स्काईलार्क पक्षी जो है वो अपनी भावना से भरा हुआ है और वो भी मधुर संगीत गा रहा है और उसका संगीत चारों तरफ, चाहे वो अर्थ हो चाहे स्काई हो, सुनाई देता है। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। लाइक ए ग्लो warm golden in a dell of dew, scattering unbeholden its aerial hue among the flowers and grass which screen it from the view. Glowworm, firefly जिसे हम जुगनू कहते हैं। So here the writer is comparing the skylark to a glowworm, जुगनू, firefly. Like a glowworm, golden, which is of the golden color. The glowworm is considered to be of the golden color because it emits bright light which appears golden. In a dell of dew, dell वैली के सेंस में आया है, घाटी, ड्यू ड्यू ड्रॉप्स, ओस की बूंदों से बनी घाटी। स्कैटरिंग अनबिहोल्डन, स्कैटरिंग बिखेरते हुए, अनबिहोल्डन विच इज नॉट सीन बाई अदर्स, इट्स एरियल ह्यू, aerial hue, blue light. It spreads its blue light among the flowers and grass. Among the flowers and grass in the nature, which is overflooded with the flowers and the grass, which screen it from the view. Screen it from the view, which does not make it seen, which hide it from the view. So here in these lines the poet says that the skylark is just like a glowworm which is of the golden color. Now he compares it to a glowworm, the firefly. He says that the skylark may be compared to a glowworm, flitting about in a dewy dale and spreading its pale, airy light over the leaves and flowers among which the insect itself is hidden. Just as the glowworm itself cannot be seen while its light is seen spreading all around, in the same way the skylark itself is invisible, its songs alone are heard. The glowworm is invisible like the skylark and goes on shedding light like the bird, which goes on singing its sweet music, though itself it is invisible on account of having soared very high up in the sky. कवि कहता है कि जो स्काईलार्क है वो जुगनू के समान है। ये कहता है कि स्काईलार्क पक्षी की तुलना जुगनू से की जा सकती है जो कि घाटी में अपनी पीली रोशनी छोड़ता हुआ फूलों और पत्तों पर उड़ता रहता है। जहाँ कीड़ा स्वयं दिखाई नहीं देता पर उसकी चमक दिखाई देती है, उसी प्रकार से जुगनू की तरह स्काईलार्क भी स्वयं दिखाई नहीं देता, केवल उसका गाना ही सुनाई देता है। जुगनू अदृश्य रहता है, उसी तरह स्काईलार्क भी अदृश्य होता है। जैसे पक्षी अदृश्य रहते हुए भी अपना मधुर संगीत बिखेरता है, उसी प्रकार जुगनू अदृश्य रहते हुए भी अपना प्रकाश चारों ओर बिखेरता रहता है। So, like a rose embowered in its own green leaves, by warm winds deflowered, till the scent it gives makes faint with too much sweet those heavy winged thieves. अब यहाँ राइटर क्या कह रहा है? कभी यहाँ
पक्षी की तुलना एक फूल से करता है, लाइक ए रोज, एक रोज की तरह है, जो कि कैसा है, एम्बावर्ड। एम्बावर्ड, the rose is deprived of its fragrance and sweet smell by the wanton summer winds which take away the fragrance of the flower to distant places. Like a rose embowered, which is in its own green leaves, by warm winds deflowered. जिस तरह से एक रोज फ्लावर जो होता है वो अपनी हरी पत्तियों के बीच में छुपा रहता है, दिखाई नहीं देता है, एम्बावर्ड है, उसके लिए एक बावर प्राइवेट चैम्बर बना दिया गया है ग्रीन लीव्स के द्वारा। बाई वार्म विंड्स डीफ्लावर्ड, लेकिन जैसे ही गर्म हवाएं चलती हैं क्या होता है कि उसकी पत्तियां इधर उधर बिखर जाती हैं, डीफ्लावर हो जाता है वो। टिल द सेंट इट गिव्स, लेकिन इसकी फ्रेग्रेंस जो होती है वो कैसी होती है, हवा के साथ चारों तरफ फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है। टिल द सेंट इट गिव्स मेक्स फेंट विथ टू मच स्वीट दोज हैवी विंगड थीप्स। Till the scent it gives, the fragrance taken away from the flower by the winds. Heavy winged thieves, wings laden with the scent stolen from the rose. So here, the writer says that the skylark is just like a rose. It can be compared with the rose. It is sweet, strong, and tender, perfect in sentiment and expression. The poet says that we may not be able to see a rose which is wrapped up in its green leaves, but we shall certainly become conscious of it because of its sweet smell, scent. When the warm winds blow, it seems to robe the rose of its fragrance. Indeed, the wind which steals the rose and its sweetness becomes so heavy with that fragrance that its movement becomes so heavily restricted. The presence of the skylark is not visible to our eyes, but we become aware of the presence of the skylark because of its sweet songs, which are loud enough to reach our ears. कवि कहता है कि गुलाब के फूल को हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि वो हरे पत्तों से घिरा हुआ रहता है, किंतु फिर भी उसकी सुगंध से, जो कि हवा में बिखरी हुई होती है, हम ये जान जाते हैं कि गुलाब का फूल कहीं है। जब गर्म हवाएं चलती हैं तो गुलाब की महक को छीनकर चारों ओर वातावरण में फैला देती हैं, तो गर्म हवा भी महक से मस्त होकर मंद मंद चलने लगती हैं। जैसे एक शराबी चलता है, उसी तरह स्काईलार्क हमें दिखाई नहीं देता, किंतु हमें उसकी मौजूदगी का एहसास होता रहता है, उसके मीठे गीतों से, जो कि बहुत ऊंचे स्वर में हमारे कानों तक गूंजते रहते हैं, पहुँचते रहते हैं। In the next stanza, what does the writer say? Sound of vernal showers on the twinkling grass, rain awakened flowers, all that ever was, joyous and clear and fresh, thy music doth surpass. Sound of vernal showers. Sound, voice of the vernal means of spring season, showers, raindrops. Vernal showers means raindrops falling in the spring season. बसंत काल में जो वर्षा होती है। On the twinkling grass, twinklings, shining. On the twinkling grass, blades of grass which shine due to the drops of rain fallen on them. घास की पत्तियां जब बारिश की बूंदें उस पर गिरती हैं तो वो चमकने लगती हैं। On the twinkling grass, rain awakened flowers. Rain awakened flowers? Flowers whose petals have been opened or awakened by the raindrops. The blooming of flowers. वर्षा के कारण क्या होता है, फूल जो हैं वो खिल जाते हैं। Rain awakened flowers, जैसे बारिश ने उनको जगा दिया हो, वो नींद में हो अभी तक। All that ever was. Joyous and clear. They become very joyous. They are full of joy and happiness. They are clearly seen and fresh, thy music doth surpass. So also the fresh music of the skylark can be seen when it is soaring high in the sky, when it is flying high in the sky. So here, the writer in these lines compares
this beautiful song of the skylark with that of the shower of the spring season. He says that the bird song is the freshest and brightest and clearest of all the things in the world. As the drops of rain fall on the grass in the spring season, they shine and twinkle like the stars in the sunlight. These are the brightest things. After a shower, flower seems to be washed like a child's face and awakened from sleep. These flowers that bloom under the soft spring rains have a especially fresh appearance. The music of the skylark is sweeter than the music of the spring flowers and the showers. It is fresher than the flowers that bloom under the soft spring rains. The music of the skylark is more joyous than anything joyous, clearer than anything clear, fresher than anything fresh. कभी कहता है कि स्काईलार्क का जो गाना है वो संसार की सबसे ताज़ा, सबसे चमकदार और सबसे साफ चीज़ है। जब बसंत ऋतु में घास पर वर्षा की बूंदें टपकती है तो वो सूर्य की किरणों के कारण सितारों के समान चमकने लगती हैं। ये सबसे चमकदार चीज़ें होती हैं। वर्षा की बौछार के बाद फूल ऐसे लगते हैं मानो नींद से जागे हुए किसी बच्चे को उसका मुंह धोकर बाहर निकाला गया हो। बसंत ऋतु की हल्की वर्षा के बाद ये फूल विशेष रूप से ताजगी लिए हुए दिखाई देते हैं। स्काईलार्क पक्षी का संगीत बसंत ऋतु की वर्षा के संगीत से कहीं अधिक मीठा है। ये उन फूलों से भी अधिक ताज़ा है जो कि बसंत ऋतु की बौछार में खिल उठते हैं। स्काईलार्क पक्षी का संगीत किसी भी अन्य चीज़ से अधिक आनंदमयी, स्पष्ट और अधिक ताजगी वाला होता है। क्लियर, फ्रेश and beautiful, joyous it is, rather than the other things which can be compared with it. Thank you all. The remaining part of this poem we will continue with tomorrow.